स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के निर्माण के पद या जो चरण होते हैं। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना को बनाने वाले जो प्रमुख यौगिक होते हैं जैसे पेंटोस शर्करा, नाइट्रोजनिक क्षारक और फॉस्फेट समूह है, तो उसके बारे में हमने कंप्लीट अध्ययन किया था कि किस तरह से पेंटोस शर्करा के 1 नंबर कार्बन से नाइट्रोजन क्षारक जुड़ते हैं और उसके 5 नंबर कार्बन से फॉस्फेट समूह जुड़ता है, और दो शर्करा के बीच में एक शर्करा के 5 नंबर कार्बन से और दूसरे शर्करा के 3 नंबर कार्बन से फॉस्फेट समूह जुड़कर डाई एस्टर बॉन्ड द्वारा डाई न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो आखिर वो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनती है वो किस प्रकार से बनती है, उसके चरण क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए, बनता है हमारे पास 3 यौगिक होते हैं। एक तो पेंटोज शर्करा और दूसरा होता है हमारे पास नाइट्रोजनिक क्षारक और तीसरा महत्वपूर्ण यौगिक होता है हमारे पास फॉस्फेट समूह है। तो ये 3 यौगिक मिलकर किस तरह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। तो सबसे पहला चरण होता है न्यूक्लियोसाइड का निर्माण। न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, प्रत्येक नाइट्रोजनिक क्षारक तथा पेंटोस शर्करा से मिलकर बनने वाली इकाई को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। जैसे ये एक पेंटोस शर्करा है और इसके 1 नंबर कार्बन से नाइट्रोजनिक क्षारक जुड़ गया, और वो नाइट्रोजन क्षारक प्यूरीन भी हो सकता है तो पिरिमिडीन भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो इस तरह से जब पेंटोस शर्करा के साथ नाइट्रोजन क्षारक जुड़ जाता है तो ये जो संरचना बनती है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। जैसे नाइट्रोजनिक क्षारक पेंटोस शर्करा से जुड़ गया तो बनने वाली संरचना कहलाती है न्यूक्लियोसाइड। और ये आपको ध्यान रखना है कि जो नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं वो पेंटोज शर्करा के पहले कार्बन पर जुड़ते हैं, कार्बन नंबर 1 पर जुड़ जाते हैं। अब न्यूक्लियोसाइड बनने के बाद में बनता है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, देखिए न्यूक्लियोटाइड अब तीसरा जो यौगिक बच गया फॉस्फेट समूह उसके जुड़ने से बनता है। तो नाइट्रोजनिक क्षारक, पेंटोस शर्करा और तीसरा बच गया फॉस्फेट समूह। इन तीनों से मिलकर बनी इकाई को अथवा न्यूक्लियोसाइड एवं फॉस्फेट समूह से मिलकर बनी इकाई को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। जैसे हम ऐसा बोल देंगे नाइट्रोजनिक क्षारक प्लस पेंटोस शर्करा प्लस फॉस्फेट समूह तीनों मिल जाते हैं तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। या हम ये ऐसा कह सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट समूह है, इससे दोनों से मिलने से बन गया न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं, नाइट्रोजनिक क्षारक और जो ये नाइट्रोजनी क्षारक और पेंटोस शर्करा होती है ये कहलाते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो या तो ऐसा बोल देंगे कि तीनों यौगिक जुड़ने से न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, या ऐसा कह देंगे कि न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट समूह जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो एक न्यूक्लियोसाइड के 5 नंबर कार्बन से जब फॉस्फेट समूह जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो जैसे ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इसके देखिए ये पेंटोस शर्करा है, इसके 1 नंबर कार्बन, ये जो 1 नंबर कार्बन उससे नाइट्रोजन क्षारक जुड़ गया और इसके 5 नंबर कार्बन से जुड़ गया फॉस्फेट समूह है। तो ये सारा एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। मतलब प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के 5वें कार्बन पर फॉस्फेट समूह जुड़कर न्यूक्लियोटाइड बनाता है। जो न्यूक्लियोसाइड होता है, प्रत्येक जो न्यूक्लियोसाइड होता है उसके 5 नंबर कार्बन से फॉस्फेट समूह जुड़ जाएगा और उससे क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो पहले बना न्यूक्लियोसाइड, फिर बन गया न्यूक्लियोटाइड, और एक न्यूक्लियोटाइड बनने के पश्चात बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल जाते हैं डाई एस्टर बॉन्ड के द्वारा तो वहाँ पर क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बनती है। तो देखिए 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइस्टर बंध द्वारा डाइन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है जिससे अनेक न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाते हैं। तो इस तरह से जैसे एक न्यूक्लियोटाइड है, इसके पास में दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएगा, तो 2 न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ जाएंगे तो डाइन्यूक्लियोटाइड हो गए। तो ये एक फॉस्फेट समूह जो है एक का इस पेंटोस शर्करा के तो 5 नंबर जुड़ा हुआ है और इसके ठीक ऊपर वाले शर्करा के 3 नंबर कार्बन जुड़ जाएगा। तो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फेट समूह जोड़ने का काम करता है, और इधर एक ये एस्टर बॉन्ड हो गया यार, एक ऊपर वाले शर्करा का एस्टर बॉन्ड हो गया। इस तरह से डाई एस्टर बॉन्ड द्वारा ये 2 न्यूक्लियोटाइडों के बीच में पाया जाता है। ये क्रिया बार बार दोहराई जाएगी, फिर उसके ऊपर जुड़ जाएगा एक न्यूक्लियोटाइड, फिर उसके ऊपर जुड़ जाएगा और इस तरह से एक लंबी श्रृंखला बन जाएगी। उसको हम कह रहे हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला।
जैसे न्यूक्लियोटाइड है एन, अपन एन मान रहे हैं, इनका बहुलीकरण हो जाता है। बहुलीकरण का मतलब है ये आपस में जुड़ते जाते हैं और इनके जुड़ने से बन जाती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, या जिसको अपन न्यूक्लियोटाइड चेन भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको चेन भी कह देंगे। तो इस तरह से सबसे पहले बना न्यूक्लियोसाइड, उसके बाद में बनता है न्यूक्लियोटाइड, और फिर बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब ही है अगर एक लड़ी बनती है तो आरएनए बनता है, और दो लड़ियां बन जाती है तो डीएनए बन जाता है। फर्क ये है, देखिए। तो पहले बन गया न्यूक्लियोसाइड पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक के जुड़ने से, और न्यूक्लियोटाइड कब बनता है? जब पेंटोस शर्करा नाइट्रोजन क्षारक के साथ फॉस्फेट जुड़ जाता है, या न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट जुड़ जाता है, तब न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। और इस तरह के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ जाते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड द्वारा, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण होता है। अब आगे देख लेते हैं अपन। ये देखिए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है, ये एक श्रृंखला है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है ये। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए कि ये यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड, जैसे ये पेंटोस शर्करा हो गई, इधर एक नंबर कार्बन से ये एडेनिन जुड़ा हुआ है, यानी नाइट्रोजनिक क्षारक जुड़ा हुआ है, और इसके 5 नंबर से जुड़ा हुआ है फॉस्फेट समूह है। तो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, इसके 1 नंबर से ग्वानिन जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन क्षारक, और फिर इसके 3 नंबर से, ये 3 नंबर है, इससे जुड़ा हुआ है फॉस्फेट समूह। तो इस तरह से ये फॉस्फोरस या फॉस्फेट ग्रुप दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है। और इस तरह से फिर ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया, फिर इसके बाद में चौथा, फिर पांचवा, इस तरह से जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए। तो यहाँ आप देख रहे हो सबके 1 नंबर पर, तो यहाँ पर एडेनिन, फिर ग्वानिन, फिर थाइमिन, फिर साइटोसिन, फिर एडेनिन, फिर साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, ये नाइट्रोजन क्षारक जुड़े हुए हैं। और दो शर्करा के बीच में एक शर्करा के 5 नंबर कार्बन से और दूसरे शर्करा के 3 नंबर कार्बन से फॉस्फेट समूह जुड़ता है दोनों तरफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा। अब देखिए एक तरफ यहाँ पर जो ये फर्स्ट अपन देख रहे हैं न्यूक्लियोटाइड, इसका जो 3 नंबर कार्बन है वहाँ पर जो OH समूह है वो बिल्कुल फ्री है। तो इस सिरे को हम कहेंगे 3 सिरा। देखिए इसको 3 सिरा बोलने वाले हैं। और दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर जो 5 नंबर कार्बन है वहाँ पर फॉस्फेट समूह है, फ्री है एकदम, केवल फॉस्फेट समूह है जो कि वहाँ पर फ्री है, आगे वो नहीं जुड़ा हुआ, यहाँ पर मुक्त है ये। तो ये सिरा कहलाता है 5 सिरा। तो 3 सिरा पर 3 नंबर कार्बन पर होता है जहाँ पर OH समूह फ्री रहता है, और 5 नंबर कार्बन पर फॉस्फेट समूह जुड़कर वो आगे फ्री रहता है, तो उसको अपन 5 सिरा बोलते हैं। और 3 कार्बन वाला OH वाला समूह 3 सिरा कहलाता है। तो ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, एक चेन है। अब देखिए यहाँ पर अपन ये और बात कर लेते हैं। अपने ये लिखा हुआ है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का 3 सिरा या 5 सिरा, जिसको अपन 3 एंड या 5 एंड भी कहते हैं, या इसको 3 किनारा या 5 किनारा भी बोलते हैं। तो इन 3 और 5 का मतलब क्या है? तो ये आपको पहले ऊपर बता दिया कि 3 का मतलब होता है 3 नंबर कार्बन जिसका OH मुक्त रहता है, यानी कोई अभिबंध बनाने के काम में नहीं आया। और 5 में जो फॉस्फेट समूह जुड़ा हुआ है वो भी फ्री रहता है, वो भी आगे 3 नंबर कार्बन से नहीं जुड़ता है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के एक किनारा या सिरा जिस पर पेंटोस शर्करा के 3 नंबर सिरे पर, यानी 3rd कार्बन, जो तीसरा कार्बन है, पर मुक्त OH समूह पाया जाता है, इसे 3 सिरा कहते हैं। देखिए तो जो एक तरफ अगर पेंटोस शर्करा है और उसका जो 3 नंबर कार्बन पर जो OH समूह वो बिल्कुल मुक्त है, वो उस पर लगा हुआ है, मतलब वो उस पर लगा हुआ है, वो बंद नहीं बना रहा है, तो उसको 3 सिरा कहेंगे। इसी तरह से जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का जो दूसरा किनारा होता है, दूसरे सिरा, उस पर पेंटोस शर्करा के 5 सिरे पर मुक्त फॉस्फेट समूह पाया जाता है, यानी P पाया जाता है। तो वहाँ पर मुक्त होगा 5 कार्बन पर या 5 नंबर कार्बन पर मुक्त फॉस्फेट पाया जाएगा। वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बनाएगा, एक तरफ जुड़ा रहेगा लेकिन दूसरी तरफ जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, जिसे अपन क्या कहेंगे 5 सिरा या 5 किनारा कहते हैं। तो देखिए जैसे इस तरह से अपने देखा था कि ये देखिए ये 3 किनारा है, क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे इस 3 नंबर का कार्बन का देखें तो यहाँ पर ये P जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, इसका भी 3 नंबर कार्बन से फॉस्फेट जुड़ गया, इससे भी जुड़ गया, इससे भी जुड़ गया, इससे भी जुड़ गया।
लेकिन लास्ट का इधर का जैसे अपन 5 नंबर कार्बन देखें तो एक 5 नंबर कार्बन पर फॉस्फेट तो जुड़ा हुआ है क्योंकि न्यूक्लियोटाइड तो बनेगा। अब न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट जुड़ा हुआ है लेकिन ये यहाँ पर फिर आगे डाइस्टर बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो ये यहाँ पर खुला पड़ा हुआ है, मुक्त पड़ा हुआ है, इसके लगा हुआ है। तो ये सिरा तो कहलाएगा 5 सिरा, और इसके विपरीत वाला जो जहाँ पर 3 नंबर कार्बन था OH समूह इसका लगा हुआ है वो फ्री है, वो 3 सिरा कहलाएगा। तो ये 3 और 5 सिरे की बात है, यानी 3 में OH समूह मुक्त रहे और 5 में PAP जो ग्रुप है फॉस्फेट ग्रुप वो मुक्त हो रहा है। देखिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की जो रीढ़ होती है जिसको अपन बैकबोन भी कहते हैं या आधार कहते हैं, इसका निर्माण पेंटोस शर्करा और फॉस्फेट समूह से होता है, और जो नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं वो आधार से प्रक्षेपित यानी बाहर की ओर निकले हुए होते हैं। जैसे अभी हमने देखा था ऊपर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। तो ये जैसे DNA अपन बनाते हैं, जैसे अपन DNA इस तरह से बनाते हैं, ये अपना DNA बनाया हमने, तो ये जो DNA हमने बनाया है इस तरह का, तो ये जो आप ये लड़ियाँ देख रहे हो ये है इसकी बैकबोन, या इसको DNA की रीढ़ बोलते हैं या आधार बोलते हैं। तो ये जो ये लाइन है ये बैकबोन है, ये तो बनी होती है फॉस्फेट शर्करा की और पेंटोस शर्करा की और फॉस्फेट समूह की। तो फॉस्फेट और शर्करा की ये बनी हुई होती है। अर्थात फॉस्फेट शर्करा का मतलब है ये पेंटोस शर्करा और फॉस्फेट समूह से बनी होती है, और इनके बाहर की तरफ निकले होते हैं ये नाइट्रोजनिक क्षारक। क्या निकले होते हैं? नाइट्रोजन। जैसे ये इसके बाहर की तरफ नाइट्रोजनिक क्षारक निकले हुए हैं। तो जो बैकबोन होती है DNA या RNA की, या रीढ़ होती है या उसका जो आधार होता है वो किसका बना होता है? वो पेंटोज शर्करा का और प्लस फॉस्फेट का बना होता है। ये याद रखिएगा, फॉस्फेट का बना हुआ है। तो जब अपन DNA बनाते हैं तो जो ये पट्टियाँ बनाते हैं अपन, ये रज्जू बनाते हैं, ये रज्जू जो ये रज्जू है, ये रज्जू बने होते हैं फॉस्फेट समूह के और पेंटोस शर्करा के, और इनके बीच बीच में बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। जैसे ये एक DNA का रज्जू, तो इसके बाहर की तरफ निकले होते हैं ये नाइट्रोजनी क्षारक, जैसे ये इस तरह से इसके नाइट्रोजनिक क्षारक बाहर की तरफ निकले हुए हैं। तो यही तो अपन इसको कह रहे हैं कि नाइट्रोजन क्षारक होते हैं वो आधार से प्रक्षेपित यानी बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, और इसकी जो बैकबोन होती है वो फॉस्फेट और पेंटोस शर्करा से बनी हुई होती है। तो इस तरह से ये अपना, अब देख लेते हैं कि जो DNA और RNA में जो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। तो देखिए DNA और RNA के विभिन्न न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए तो DNA के अंदर और RNA में कौन कौन से न्यूक्लियोसाइड बनते हैं और कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। तो सबसे पहले इधर हमने ले लिया है नाइट्रोजनिक क्षारक, इधर हमने ले लिया न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड किससे बनता है? पेंटोस शर्करा के साथ 1 नंबर कार्बन से नाइट्रोजनिक क्षारक जुड़ने से जो संरचना बनती है उसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। वो न्यूक्लियोटाइड कब बनता है? जब जो न्यूक्लियोसाइड है उसमें तीसरा जो यौगिक होता है फॉस्फेट समूह उसके जुड़ने से न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं। अब देखिए DNA के अंदर नाइट्रोजनिक क्षारक 4 तरह के होते हैं, थाइमीन, साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन। एडेनिन और गुआनिन, ये है गुआनिन। तो थाइमीन और साइटोसिन तो पिरिमिडीन नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं, एडेनिन और गुआनिन यहाँ पर प्यूरिन क्षारक होते हैं। तो देखिए अब न्यूक्लियोसाइड कैसे बनेगा? ये जब थाइमीन जुड़ेगा पेंटोस शर्करा के साथ तो यहाँ पर DNA में कौन सा न्यूक्लियोसाइड बनेगा? डीऑक्सीथाइमिडीन। जब साइटोसिन जुड़ेगा तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा डीऑक्सीसाइटिडीन। एडेनिन जुड़ेगा तब बन जाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन। गुआनिन जुड़ेगा तो बन जाएगा डीऑक्सी गुआनोसिन। तो पिरिमिडीन का तो हो जाएगा थाइमिडीन, थाइमिडीन, साइटिडीन, और प्यूरिन का हो जाएगा एडिनोसिन और गुआनोसिन। ओसिन जुड़ा हुआ है इसके पीछे। और डीऑक्सी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि DNA में डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है। अब ये डीऑक्सीथाइमिडीन एक न्यूक्लियोसाइड है, इसमें अपन फॉस्फेट और जोड़ रहे हैं तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो ये न्यूक्लियोटाइड इस तरह से बनता है, देखिए डीऑक्सीथाइमिडाइलिक अम्ल, ये बन गया डीऑक्सीथाइमिडाइलिक अम्ल, क्योंकि फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ता है तो ये अम्ल बनेगा, अम्लीय प्रकृति का पदार्थ बनेगा। तो यहाँ पर फॉस्फेट जुड़ने से यहाँ बन गया डीऑक्सीथाइमिडाइलिक अम्ल। साइटोसिन में साइटिडीन में जुड़ने पर बन गया डीऑक्सीसाइटिडाइलिक अम्ल,
और एडिनोसिन वाले न्यूक्लियोसाइड में जुड़ने पर बन गया डिऑक्सी एडिनाइलिक अम्ल, और गुआनोसिन वाले न्यूक्लियोसाइड में जुड़ने पर बन गया डिऑक्सी गुआनाइलिक अम्ल, डिऑक्सी गुआनाइलिक अम्ल, या इसको हम मोनोफॉस्फेट भी लगाकर इसको लिख सकते हैं। तो ये इधर वाला तो है न्यूक्लियोटाइड, तो जिसमें डायलिक अम्ल और नाइलिक अम्ल लगा हुआ है तो ये तो होते हैं न्यूक्लियोटाइड, और जिसमें साइटिडीन या थाइमिडीन या गुआनोसिन या एडिनोसिन लगा हुआ है वो है न्यूक्लियोसाइड। तो हम इसका इस तरह से इसको लिखते हैं। इसी तरह से आरएनए में देखिए कौन से न्यूक्लियोसाइड कौन से न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो आरएनए में हम देखते हैं कि उसमें भी 4 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, लेकिन फ़र्क इतना ही है कि डीएनए में जहाँ पर थाइमिन होता है वहाँ पर आरएनए में यूरेसिल होता है। बाकी साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन ये सेम पाए जाते हैं डीएनए और आरएनए में, केवल यूरेसिल वाला फ़र्क है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए चूँकि आरएनए में पाई जाती है राइबोस शर्करा, तो यहाँ इसका जो न्यूक्लियोसाइड कहलाता है यूरिडीन, यहाँ का इसका न्यूक्लियोसाइड कहलाता है साइटिडीन, इसका कहलाता है एडिनोसिन, इसका कहलाता है गुआनोसिन। अगर इसके आगे डिऑक्सी लगा हुआ है तो वो डीएनए के न्यूक्लियोसाइड बन जाएंगे, और डिऑक्सिन नहीं लगा हुआ है तो वो किसके हैं, वो आरएनए के हैं। लेकिन यूरिडीन न्यूक्लियोसाइड केवल और केवल आरएनए में ही पाया जाता है। इसके अगर जब न्यूक्लियोटाइड बनते हैं तो देखिए इसमें जब फॉस्फेट जुड़ेगा तो फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ेगा, तो ये अम्ल बन जाएगा, यानी यूरिडाइलिक अम्ल बन गया। साइटिडीन में जुड़ेगा तो साइटिडाइलिक अम्ल बन गया। एडेनोसिन में जुड़ेगा तो एडिनाइलिक अम्ल बन गया, और गुआनोसिन में जुड़ेगा तो गुआनाइलिक अम्ल बन गया। ये बन गई इसके न्यूक्लियोटाइड। तो इस तरह के जब न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनते रहते हैं। देखिए अब एक महत्वपूर्ण बात और कर लेते हैं अपन कि न्यूक्लियोटाइड्स का जो उपयोग है वो न्यूक्लिक अम्लों यानी डीएनए व आरएनए के निर्माण के साथ साथ अनेक उपयोगी यौगिकों के निर्माण में भी होता है। जो न्यूक्लियोटाइड अपन ये पढ़ रहे हैं 4 4 8 जो न्यूक्लियोटाइड हो गए, ये डीएनए और आरएनए का निर्माण तो करते ही करते हैं, लेकिन इसके साथ भी बहुत उपयोगी पदार्थों का या अणुओं का निर्माण भी करते हैं। जैसे एटीपी, यहाँ पर है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो ये एक यौगिक हो गया, एक तरह का न्यूक्लियोटाइड है क्योंकि इसमें फॉस्फेट जुड़ा हुआ है देखिए, और जिसमें फॉस्फेट जुड़ा होता है वो एक न्यूक्लियोटाइड होता है। इसी तरह से एडीपी जैसे एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडीपी जैसे एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एनएडी जैसे निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जैसे एनएडीपी है निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, और जैसे फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये इस तरह से अन्य यौगिक है जिसका निर्माण भी न्यूक्लियोटाइड्स के द्वारा किया जाता है, तो ये भी न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की निर्माण के जो चरण है वो पढ़ लिए हैं, और इसके अलावा हमने जो 3 डेज 5 डेज किनारा क्या होता है वो पढ़ लिया है, और डीएनए और आरएनए में कि कौन प्रकार के न्यूक्लियोसाइड और कौन कौन से प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो हमने पढ़ लिया, उनके नाम क्या है। तो वो नाम हम इस तरह से लिख देते हैं, जैसे ये आरएनए के हो गए सारे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, और ये डीएनए के हो गए न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं जो डीएनए है उसके बारे में चर्चा करेंगे।